नमस्कार। आचार्य श्री, मैं किसान पशुपालक भाइयों के लिए कुछ बेसिक्स क्वेश्चन या जो उनके मन में क्वेरी होती है आपसे उसके बारे में जानकारी चाहता था कि वो किस तरीके से अपने गौ पालन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो गीर गाय है, जो लोग गीर गाय रखते हैं, उनका उस गाय को इम्प्रूव करने के लिए, एक आइडल गीर गाय बनाने के लिए क्या व्यूज़ होने चाहिए, क्या चीज़ें हैं ज़रूरी जो एक आइडल गीर गाय बना सकें वो अपने पास। आजकल जो गिर गौवें दिखती हैं जी वह बाहर से कितनी गिर है वह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो अंदर से कितनी प्योर गिर है। तो उसके लिए हमें जो लोग खाली अपने घर पे दूध और घर का ही पीना चाहते हैं तो कहीं से भी गिर गौवें खरीद के अपने घर के लिए गिर गौवें रख सकते हैं, इसमें खास नहीं है। जी पर जिन लोगों को प्योरिटी में जो रस है, इंटरेस्ट है, तो प्योरिटी इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। जब तक मदर एंड फादर, सांड और गाय अगर प्योर नहीं है, जिसकी वंशावली कम से कम 10 जनरेशन का रिकॉर्ड वाली नहीं है, तब तक ये प्योरिटी के बारे में लोग हर हमेशा पर्टिकुलर नहीं होते। उसके लिए वो पर्टिकुलर है, उसके लिए दोनों के लिए ये महत्व का प्रश्न है। जी तो अगर प्योरिटी की बात करें तो आजकल जो काठियावाड़ से हम गौवें एक्सपोर्ट करते थे गुजरात के बाहर, जी आजकल बाहर से गुजरात में गौवें आती है और फिर प्योर गिर कह के लोग वह बेचते हैं और प्योर गिर है ऐसा सोच के लोग, बाहर के लोग वह पसंद भी कर लेते हैं, परचेज भी कर लेते हैं। जी तो इट इज़ ओके, अगर किसी को ये सिस्टम पसंद है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी पर जिनको वूल बनाना है, जिनको ए टू मिल्क बनाना है, तो उसकी एंसेस्ट्री हिस्ट्री जी इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। जी और प्योर गिर गौवें, उनका स्वभाव अलग है, जी उसका फिनोटाइप कैरेक्टर अलग है, जी जीनोटाइप कैरेक्टर अलग है। जी अगर A2 टेस्ट किया जाए तो उसका DNA A2 का भी अलग होता है। जी तो प्योरिटी के बारे में अगर हम बहुत पर्टिकुलर हैं तो इसकी तो कीमत भी ज़्यादा होती है बिल्कुल। और प्योरिटी का कीमत भी देना पड़ता है। मैं काफ़ी सालों से अलग तरीके से पशुपालन कर रहा हूँ। जी मेरे कैटल तो ग्रेजिंग पर है। काफ़ी 50 साल से मेरे यहाँ यही कैटल पर मैंने काम किया। मेरे यहाँ 62 की गाय थी, जी मेरे यहाँ 65 की भी गाय थी। जी तो काफ़ी साल से मेरे यहाँ ये गौओं के ऊपर संवर्धन हो रहा है। तो लोग मेरी पेडिग्री पर विश्वास करते हैं और मेरे मूल हैं वह लोग ब्रीडिंग के लिए ले जा रहे हैं जी और उनको उनसे संतोष है। तो उनको संतोष है, इसलिए मैं कह पाता हूँ कि भाई मेरा ब्रीडिंग है वह सही दिशा में है जी और मैं भी लोगों को एश्योर कर सकता हूँ, एश्योरेंस दे सकता हूँ
कि उनके भी कैटल इस मेरे बुल से जो निकलेंगे उनके बच्चे, जी उसमें भी मेरे हर्ड में जितने सद्गुण हैं वह भी उन प्रोजनी में भी आएगा। जी ये अवश्य मैं मेरे बुल जिन लोगों उपयोग करते हैं उनको मैं एश्योर करता हूँ, और उनको भी मेरे बुल से संतोष है। जी बिल्कुल। तो इस तरह से प्योरिटी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जी ब्राज़ील का सीमेंट मैंने रुकवाया, जी पीएम ऑफिस ने और परसोत्तम भाई रूपाली जी ने मुझे मदद की। जी मगर अगर ये ब्राज़ील का सीमेंट भी लोग अगर उपयोग करेंगे जी तो उनकी प्योरिटी के बारे में कोई चौकसता नहीं है, नहीं क्योंकि 1850 से यहाँ से अलग अलग कैटल ब्राज़ील में इंपोर्ट हुए, और वहाँ के जो यूरोपियन कैटल्स थे उनके साथ उनका संवर्धन हुआ। उसके बाद धीरे 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 भारत के साथ संपर्क के कारण जी वह एक ब्रीड बना पाए, और 1995 में हम जब डेलीगेशन गया जी तब हमने इंडियन गौओं का कैरेक्टर डिफाइन किया, जी। नक्की किया। तब तक वहाँ कोई ऐसा स्पेसिफिक इंडियन गौओं के कैरेक्टर डिफाइन नहीं थे। नहीं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ब्राज़ीलियन सीमेंट अगर भारत में आएगा तो उसका क्या परिणाम होगा वह हम नहीं बता पाएंगे, और ये तो शायद क्रॉस ब्रीडिंग से भी ज़्यादा खराब ये स्कीम है, ऐसा मेरा मानना अभी है। रिसेंट में कुछ सोर्सेज से सुनने में आया महाराज जी कि गवर्नमेंट एम्ब्रियो इंपोर्ट करने वाली है ब्राज़ील से, और बहुत भारी मात्रा में। हाँ, मैंने भी सुना है। जी अगर इंपोर्ट करती है तो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, जी। मगर ये बात मैं बताऊँगा, जी अगर भारतीय गौओं की इम्पोर्टेंस है तो यहाँ का सीमेंट, यहाँ का एम्ब्रियो क्यों ब्राज़ील को चाहिए? जी अगर ये प्रश्न का उत्तर जी लोगों के दिमाग में आ जाए कि हमारा कैटल एम्ब्रियो एंड सीमेंट वह ब्राज़ील इसलिए चाहिए, उनको डिजीज़ रेजिस्टेंस चाहिए, जी हीट रेजिस्टेंस चाहिए, और खुराक का रूपांतर फ्रॉम फूड टू फैट, जी फूड टू मिल्क, जी ये अगर चाहिए तो उनको फिर से भारतीय गौओं का इंट्रोडक्शन, जेनेटिकली इंट्रोडक्शन, ब्लड लेवल भारतीय गौओं का अगर बढ़ जाएगा ब्राज़ील में, तभी ये फ़ायदा उनको होने वाला है, वह लोग जानते हैं। इसलिए इस बात के अनुसंधान भारत हमारे सीमेंट, हमारे एम्ब्रियो की वही एक्सपोर्ट की बात करके उनके साथ निगोशिएशन करके जी भारतीय गौपालकों को लाभ देने की बात है, वह नहीं करता, और उन लोगों का एम्ब्रियो यहाँ लाके उन लोग वहाँ के गिर सीमेंट का डोजेस यहाँ लाके उनको क्यों लाभ दे रही है? बिल्कुल। ये महत्व का प्रश्न है। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि जो जानकार और पढ़े लिखे ब्रीडर हैं उनको ये सोचना चाहिए और इसको विराट करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है इस टॉपिक के ऊपर, लोगों को डीपली जानना चाहिए इसके बारे में। क्योंकि महाराज जी होता क्या है, लोग फोटोज़ देख के इतना इम्प्रेस हो जाते हैं, पर ज़रूरी नहीं, जैसे आपने बोला कि बाहर से समझना नहीं चाहिए, गिर को अंदर से समझने की ज़रूरत है कि अंदर से क्या है। वो बाहर से तो वैसी बना दी, पर जब जीन ही बदल दिया तो हम नुकसान भी जाने वाले एक समय में। ये पहले मुगल थे यहाँ, जी फिर ब्रिटिशर आ गए, तो हमारे आज भी यही दिमाग में चल रहा है।
वाइट स्किन आ गई जी, तो हम इतने इम्प्रेस हो जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, नो डाउट। तो मुझे लगता है कि अब उस तरह का जो रूढ़िगत दिमाग में बैठा हुआ ये विचार है उसको दूर करके वास्तविकता के ऊपर सोचना चाहिए। बिल्कुल। जी, अगर ये हो जाए जी, तो मुझे लगता है कि जो प्रश्न उत्पन्न हो उसका जवाब ढूंढने को वही आप प्रयत्न करें। जी, और अगर आपको ये प्रश्न का जवाब न मिले, सब जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वहाँ ब्राज़ील जाते आते हैं, जी। विदेश जाते आते हैं, उनको पूछे, उनका अभिप्राय लें। तो उससे आपको ब्रीडर को सही वही माहिती मिलेगी जी। और योग्य मार्गदर्शन भी मिलेगा। जी। और यहाँ के गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट कोई सच्ची माहिती ब्रीडर को नहीं दे पाएंगे, जी। ऐसे मुझे सब लग रहा है। तो इसे मुझे खातरी है। अच्छा ऋषि, आप ब्राज़ील जाके आए थे, तो आपको वहाँ पे क्या सच्चाई देखने को मिली? आपके क्या व्यूज़ बने वहाँ जाने के बाद? इंडिया और ब्राज़ीलियन में डिफरेंस क्या है? वेल, वहाँ का एनवायरमेंट, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन और सोशल टच टू द एनिमल जी, इज़ डिफरेंट। ओके। 1850 से यहाँ से गवे जा रही हैं। वहाँ के जो ड्यूअल पर्पस एनिमल हैं, जैसे दो ड्यूअल पर्पस माने मीट एंड मिल्क। मानो एक गाय का जन्म हुआ, पिछड़ी का जन्म हुआ और उसके मदर के साथ वह ग्रेजिंग कर रही है। 500 एकड़ में 25 कैटल 24 आवर्स ग्रेजिंग करते हैं। इस तरह से सुख में बड़े हुए, जी, ठंड में बड़े हुए जी। ये इंडियन जेनेटिक्स हमारे लिए कितना उपयोगी है, बिल्कुल। ये प्रश्न जो लोग बुद्धिशाली हैं जी, उनको ये बात सोचने का है। जी। तो मैं भी वहाँ गया था। मैंने देखा एक 48 लीटर कंपटीशन में गाय कॉम्पीट कर रही थी इन द एग्जीबिशन। उसका वजन 800 किलो वजन था। ओके, वह 6 फुट एट शोल्डर थी। ओके। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी 800 केजी वाली मानो 48 लीटर देती है, जी, वह कैसे उसको ब्रीड किया गया, जी। ब्रीड करने के बाद उसको कैसे बड़ा किया, क्या क्या खुराक दिया, जरा भी स्ट्रेस लेस एटमॉस्फेयर में उसका लालन पालन हुआ। जी, भारत में एक्सट्रीम गर्मी, एक्सट्रीम ठंड, एक्सट्रीम बारिश और गर्मी के सीज़न में खुराक की कमी, वजन भी कम है। जी, इस परिस्थिति में इनका जो रेजिस्टेंस पावर है जी। वह कितना ताकतवर है, मजबूत है, ये इम्पोर्टेंट बात है। जी, और इसी के कारण अगर आप जाएंगे, कच्छ जाके आए, जी, माइल एंड माइल एंड माइल एंड माइल तक का आपको कुछ वेजिटेशन नहीं दिखेगा। बिल्कुल। फिर भी आप कैटल देखेंगे, दे आर वेरी वेरी हेल्थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कम से कम खुराक में कैसे उस खुराक को एनर्जी में रूपांतर करना, जी, ये जो सद्गुण हमारी गौवे में हैं, तो अगर इसका सही ढंग से ऐसे अच्छे एनिमल को आइसोलेट करके उसका अच्छी तरह से वैज्ञानिक ढंग से संवर्धन करके अगर इसका व्यापक अगर वह तरीके से ब्रीडिंग किया जाए जी, तो इससे काफ़ी फायदा भारत को होने वाला है। जी, मगर ये वैज्ञानिक जो सिद्धांत हैं उसके लिए
देयर शुड बी ए प्रॉपर साइंटिफिक सिस्टम। जी। तो सिस्टम है तो ऐसे एनिमल हम बना पाएंगे जिसका खुराक से दूध में रूपांतर, खुराक से या शरीर में रूपांतर जी। अच्छी तरह से करने की उसमें ये खासियत जी। एस्टेब्लिश कर पाएंगे। और इससे फिर इनके एम्ब्रियो और ऐसे कैटल के एम्ब्रियो और सीमेन डोजी से जी। पूरे भारत में उसका व्यापक असर से हम ये गोपालन में काफ़ी सुधार कर पाएंगे ऐसा